देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ का। जो हम लोग सर्किट का कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, रेसिस्टेंस, सेल, ये सारा कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। अब ये सब पढ़ने के बाद बारी है किरचॉफ्स लॉ का। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये जहाँ जहाँ सर्किट आएगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर में आए या कहीं भी आए, तो किरचॉफ्स लॉ का इंपॉर्टेंस वहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ है ना। किरचॉफ्स लॉ क्या है भाई? तो किरचॉफ्स अकेला लॉ नहीं है, किरचॉफ्स में दो लॉ है। किरचॉफ्स में कितना लॉ है आपका? दो लॉ है। एक लॉ है जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स, एक लॉ को हम लोग क्या करते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहते हैं उसको हम लोग? किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ या शॉर्ट में इसको केसीएल कहते हैं, है ना। और दूसरा किरचॉफ्स का जो लॉ है, दूसरा जो किरचॉफ्स का लॉ है वो क्या है आपका? दूसरा किरचॉफ्स का लॉ है आपका वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। केसीएल और केवीएल आएगा एग्जाम में, अगर बोर्ड में आता है तो कहेगा स्टेट द लॉज ऑफ किरचॉफ्स। क्या पूछेगा आपसे? स्टेट द लॉज ऑफ किरचॉफ्स। तो किरचॉफ्स का लॉ लिखने का मतलब है कि दोनों लिखना है आपको। लिखेगा कि किरचॉफ्स हैज टू लॉज। किरचॉफ्स मतलब दो लॉ दिए हैं, एक किरचॉफ्स का करंट लॉ है, दूसरा क्या है? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। एक केसीएल है और दूसरा क्या है आपका? केवीएल। अब एक एक करके हम दोनों को देखेंगे कि केसीएल क्या होता है और केवीएल क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स, किस चीज का बात करेंगे? किरचॉफ्स, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। ये इसको हम कहते हैं केसीएल, या इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ, जो कह दीजिए जंक्शन रूल। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। ठीक है, तो देखिए क्या है कि किरचॉफ्स लॉ का जो करंट लॉ है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर जो करंट है उसका अलजेब्राइक सम जीरो होता है। क्या बोल रहे हैं? किसी भी जंक्शन पे जो करंट है उसका अलजेब्राइक सम क्या होता है? जीरो। जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पे आप किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। बस यही है कि उस जंक्शन पे जो भी करंट आ रहा होगा या जा रहा होगा, सबको जोड़ के कितना होना चाहिए? जोड़ घटा के क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब कहते हैं कि अलजेब्राइक सम करंट का क्या होता है? जीरो। इसके लिए कुछ कुछ साइन कन्वेंशन भी हम यूज करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, और ये किस चीज पे बेस्ड है पहले वो जान लीजिए। बेस्ड ऑन, ये अक्सर पूछा जाता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस चीज पे आधारित है आपका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ना। किस चीज पे ये बेस्ड है आपका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। ठीक है, चार्ज के कंजर्वेशन पे, क्योंकि ये जब पढ़ाएंगे तो कहेंगे ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अक्सर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है, या एक डिफरेंस पूछा जाएगा तो जरूर कहिएगा कि केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है और केवीएल किस पे बेस्ड है आपका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है भाई? तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए आराम से। इसका स्टेटमेंट ये है, क्या स्टेटमेंट है? कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द अलजेब्राइक सम ऑफ द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट meeting at the junction, meeting at the junction, meeting at the junction, the algebraic sum of the current meeting at the junction is zero, है ना, is zero। क्या बोल रहे हैं कि जो जंक्शन पे जो भी करंट मिल रहा होगा उसका अलजेब्राइक सम क्या होगा? जीरो। दैट इज आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। कहाँ पे? जंक्शन पे, एट द जंक्शन, एट द जंक्शन। अब आप कहिएगा ये क्या बोल रहे हैं? तो देखिए क्या बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ना कि इस तरीके का बात, सबसे सिंपल एग्जांपल समझा रहे। इधर I1 करंट जा रहा है ऐसे, इधर I2 गया, है ना, और इधर I3 ऐसे। जंक्शन यही P है। तो अगर आपको P पे लगाने कहेंगे ना, एट P पे आप, P एक जंक्शन है, P पे लगाने कहेंगे तो कहिएगा यहाँ पे करंट का समेशन जीरो होगा। करंट का समेशन जीरो करने का मतलब क्या है कि समेशन ऑफ I बराबर जीरो। आप कहिएगा ऐसे कैसे कह दिया? तो
ये लॉ हमको ये चीज़ सिखाता है, ये स्टेटमेंट हमको ये चीज़ सिखाता है कि किसी भी जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। जितना करंट या चार्ज यहाँ पे आया है उसको यहाँ से जाना है, उसको यहाँ से क्या है जाना। अगर यहाँ पे I1 करंट और I3 करंट आ रहा है तो कुल मिला के I2 करंट यहाँ से जा रहा होगा। यानी जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जंक्शन पे आपको कभी कोई चार्ज एक्यूमुलेट होते दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी करंट आया है वो करंट को यहाँ से चला जाना है। इसलिए जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं बचेगा। जंक्शन पे करंट का सम क्या होगा आपका जीरो। क्या होगा जीरो। मतलब ये लॉ हमको ये भी सिखाता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट, क्या बता रहे हैं, किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट बराबर होगा, है ना। टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट क्या होगा आपका बराबर होगा। समझे बात को। टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट आपका क्या होगा बराबर, है ना। कहाँ पे जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे। अब आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिएगा तो एक साइन कन्वेंशन होता है, जो ध्यान रखिएगा, जो लिख दे रहे हैं साइन कन्वेंशन होता है। हम लोग सुविधा के हिसाब से साइन लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो जंक्शन में जो करंट आएगा उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और जंक्शन से जो करंट जाएगा उसके लिए निगेटिव साइन यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं, जंक्शन पे जो करंट आ रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और जंक्शन से जो करंट जा रहा है उसके लिए निगेटिव साइन यूज करेंगे। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, जंक्शन में जो करंट आ रहा है उसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि RHS में आपका जीरो है। RHS में जीरो है तो साइन बदलने में कोई फर्क नहीं, है ना। तो देखिए अब इस जंक्शन को देखिए, इस पे कौन कौन करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है और कौन आ रहा है I3। तो इनकमिंग करंट को हम किस में लेंगे, प्लस में। इनकमिंग करंट को किस में लेंगे हम, प्लस में। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि इनकमिंग करंट I1 है और क्या है I3 है, इसको प्लस में ले लिए। और आउटगोइंग करंट क्या हो गया I2 हो गया, तो इसको माइनस में लेंगे और ये जीरो हो जाएगा। मतलब ऐसे समझिए ना कि हम सब करंट को जोड़ रहे हैं, खाली साइन लगा रहे हैं किसका, प्लस और माइनस का, इनकमिंग और आउटगोइंग को देखते हुए। इनकमिंग करंट प्लस में और आउटगोइंग करंट माइनस में, ये सब को जोड़ के क्या हो गया जीरो। इसी का मतलब होता है कि समेशन ऑफ करंट क्या है जीरो। मतलब जो भी करंट जंक्शन पे आ रहा है उसको वहां से निकल जाना है। इसीलिए कहीं इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। दूसरे शब्दों में अगर आप इसको लिखना चाहते तो लिखिए इनकमिंग करंट बराबर क्या, आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट बराबर क्या हो गया, आउटगोइंग करंट। अगर दूसरे शब्दों में आप लिखना चाहते हैं तो इनकमिंग करंट और बराबर आउटगोइंग। ऐसे रूल के हिसाब से आप यही लिख रहे हैं क्या कि I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर जीरो। इसी का मतलब है कि जंक्शन पे करंट का समेशन क्या होता है जीरो। अब इसको यूज करके आप ढेर सारा क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। देखिएगा एग्जाम में ऐसे दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कहेगा ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे 3 एम्पियर आ रहा है ना, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, आगे बढ़े यहाँ से 4 एम्पियर, है ना, यहाँ से कितना हो गया आपका, इधर एरो दे दिए और कहे 4 एम्पियर और इधर दे दिए हम 2 एम्पियर और कहेंगे ये I का वैल्यू क्या होगा बताइए, है ना, ये I है यहाँ पे, उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये सब जंक्शन लॉ से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, जंक्शन लॉ से। कहिए कैसे जंक्शन लॉ लगाएंगे, तो जहाँ जहाँ जंक्शन है वहाँ वहाँ हम जाएंगे। एक जंक्शन आपको यहाँ मिल रहा होगा, देखिए अब इस जंक्शन पे देखिए इनकमिंग करंट कितना है, 3 इधर से आ रहा है और 2 इधर से आ रहा है, टोटल कितना करंट हो गया 5। अब 5 एम्पियर नीचे बढ़ेगा, 5 एम्पियर क्या होगा नीचे बढ़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये 5 एम्पियर आ गया। अब ये 5 एम्पियर आ गया, 5 में से 4 क्या हो गया इधर निकल गया। मतलब इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट 5 है और आउटगोइंग करंट क्या है 4 यहाँ पे, तो इधर कितना हो जाएगा 1। यही तो हमको सिखाता है जंक्शन लॉ, क्या कि कोई भी जंक्शन पे जो करंट आ रहा है उसको निकल जाना है वहां से, है ना। तो यहाँ से 5 एम्पियर आया तो इधर कितना निकल गया 4 एम्पियर और इधर कितना निकल गया आपका 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इधर का और 2 एम्पियर इधर का, है ना। यानी इस जंक्शन पे अब कितना करंट आ रहा है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर, तो इधर से कितना जाएगा 3 एम्पियर। मतलब I का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3 एम्पियर होगा। I का कितना वैल्यू होगा 3 एम्पियर। इस तरीके से बहुत सारा नेटवर्क टाइप का सवाल दे देगा, कहेगा ना कि लीजिए देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिए कि ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इधर हो गया 3 एम्पियर, है ना, इधर हो गया 1 एम्पियर, ठीक है, इधर हो गया 2 एम्पियर, समझे बात को, इधर हो गया 1 एम्पियर,
और उसके बाद पूछा है कि बताइए ये आई का वैल्यू क्या होगा, इधर आई करंट है, क्या वैल्यू होगा, निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से चलेंगे, इस जंक्शन से चलेंगे, उधर तो हमको पूछ ही रहा है, तो 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर निकल गया, मतलब इस जंक्शन पे आगे बढ़ने के लिए कितना करंट बढ़ा, 2। अब ये 2 लिख के हम देख सकते हैं कि इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट 3 है और आउटगोइंग करंट भी क्या हो गया, 3, मतलब हम KCL सही लगा लिए। 2 जैसे ही आगे यहाँ पे बढ़ा, अब 2 से इधर भी 2 आया, मतलब इस जंक्शन पे इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, मतलब इनकमिंग करंट 4 एम्पियर है, तो आउटगोइंग करंट भी जंक्शन से क्या होगा, 4। और इस 4 में से 1 इधर निकल गया, इस 4 में से 1 क्या हो गया, इस जंक्शन पे क्या देखिएगा, 4 पहुंचा इनकमिंग के रूप में और आउटगोइंग में 1 इधर निकल गया, मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। आई का वैल्यू क्या होगा, 3 एम्पियर। इस तरह का ही सवाल आपसे जो है KCL में पूछा जाता है, मतलब बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। अभी आपको लग रहा है लॉ पढ़ रहे हैं तो बस यही है, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है तो खतरनाक रूप पकड़ लेता है। पूरे सर्किट में जहाँ पे भी करंट का बंटवारा होता है वो इसी नियम के हिसाब से होता है कि जंक्शन पे करंट पहुँच गया, अब इधर इतना करंट जाएगा, इधर इतना करंट जाएगा। करंट को सर्किट में बांटने के लिए इस लॉ का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये आप इसको एक बार लिखिए, फिर हम लोग इस पर और कुछ देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब क्या है कि अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हैं, है ना, जो सिंपल क्वेश्चन था। अब किरचॉफ्स लॉ जो है केवल बोले ना कि पूरा सर्किट से इसका लेना देना है। कभी ये मत समझिएगा कि किरचॉफ्स लॉ जो है केवल रेसिस्टेंस के साथ यूज होगा या केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर में भी जो होता है आपका ये लॉ यूज होता है। जैसे कैपेसिटर का जब आप बात करिएगा तो कैपेसिटर में क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ना कि आपको हमें कुछ छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है ताकि आप उसको उसमें लगा सकिए। एक ऐसे रेसिस्टेंस दे देगा, एक इधर कैपेसिटर लगा दिया, इसका वैल्यू C है और इसका वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस और दे दिया, और मान लीजिए कि यहाँ से I1 करंट आ रहा है। कितना करंट आ रहा है, I1, जंक्शन पे I1 करंट पहुंचा और इधर I2 करंट दिया हुआ, इधर कितना करंट दिया हुआ है, I3। तो जंक्शन है P, ये रेसिस्टेंस I से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल। एट P आप पता है क्या लिखिएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा कि P पर क्या घटना घटेगा, तो लिखिएगा कि P पर जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है वो बराबर होगा। तो इनकमिंग करंट क्या है, I1, इनकमिंग को अगर प्लस में लिए हैं तो इसको और इसको किस में ले सकते हैं, माइनस में, तो -I2 और -I3। देखिए कभी कभी क्या करेगा ना कि ये सर्किट दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन KCL के हिसाब से सही है, तो इक्वेशन भी लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख देंगे, I1 = I2 + I3, I1 = I2 + I3, क्योंकि इनकमिंग करंट और ये दोनों क्या हो गया, आउटगोइंग करंट हो गया, ठीक है। आप यहां से ये देख लिए। अब क्या है भाई कि यहां से एक बात समझ में आना चाहिए आपको, ये कैपेसिटर है। अक्सर जब क्वेश्चन कैपेसिटर से करंट नहीं बहता है जब स्टेडी स्टेट में होता है, तो एट स्टेडी स्टेट क्वेश्चन में एक वर्ड जरूर यूज करेगा, यहां ना करे, लेकिन जब सर्किट का क्वेश्चन रहेगा और सर्किट में कैपेसिटर है तो जरूर लिखेगा कहीं ना कहीं स्टेडी स्टेट। तो जैसे ही स्टेडी स्टेट लिख दिया तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये समझना है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई भी करंट नहीं बहता है। क्या समझना है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई भी करंट नहीं बहता है। तो इसीलिए स्टेडी स्टेट में क्या लिखेगा, नो करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर, नो करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर से कोई भी करंट क्या होगा, नहीं बहेगा, नो करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर। इसीलिए पता है दैट इज, यहाँ पे कैपेसिटर से I3 करंट बह रहा है तो I3 बराबर आप 0 लिख दीजिएगा, I3 बराबर क्या लिख दीजिएगा, 0, और सिंपली आप लिख दीजिएगा I1 = I2। जितना करंट आएगा इधर से उतना करंट इधर निकल जाएगा। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाले ब्रांच में ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि कैपेसिटर से करंट ही नहीं बहेगा, लेकिन जब स्टेडी स्टेट कहेगा, है ना, यानी स्टेडी स्टेट जब कहेगा तो आपको यही समझना है कि कैपेसिटर पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट अब फिलहाल नहीं हो रहा है, कैपेसिटर पहुंच चुका है अपने सैचुरेशन पे और उस समय इससे कोई करंट नहीं बहेगा। और हर बार कैपेसिटर आएगा तो मान लीजिए कि 90% क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा स्टेडी स्टेट शब्द, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बता दिए कि ऐसा ना हो कि कैपेसिटर आ जाए तो आप जो है कंफ्यूजन में चले जाइए। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, ये KCL पर ही आधारित, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका KCL पर ही आधारित। देखिए क्या क्वेश्चन है, इस तरीके से है, कुछ नहीं, है ना।
इधर से मान लीजिए कि आ रहा है 20 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है 20, और इधर से कितना आ रहा है 40 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर, और इधर से निकल गया 8 एम्पियर, है ना, और इधर से निकल गया 8 एम्पियर। तो कहेगा यहाँ से आई करंट निकल रहा है, तो बताइए कि आई का वैल्यू क्या होगा। क्या कहेगा आपसे, आई का वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना, यही सवाल है आपसे। आई का वैल्यू बहुत तो सिंपल है, जो भी जंक्शन है वहाँ पे हम लोग KCL लगा देंगे। जैसे एक जंक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जंक्शन देखिएगा तो इधर हो गया 4 और इधर हो गया 20, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 24, 24 में से 8 निकल गया इधर, तो अपने आप जो घेर रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इसीलिए इसको घेर दे रहे हैं, ये हम अपने से पता कर रहे हैं, ठीक है। 16 एम्पियर, 16 एम्पियर इधर आ गया, 16 का 8 इधर निकल गया, तो ऑटोमेटिक बात है कि 8 कितना चला जाएगा, यानी आई का वैल्यू कितना होगा 8 एम्पियर होगा। ये आई किसके बराबर होगा भाई, 8 एम्पियर के बराबर होगा, है ना, ये आंसर है 8 एम्पियर। 16 यहाँ पे आया जंक्शन पे, इनकमिंग करंट 16 है, आउटगोइंग इधर 8 है, तो ऑब्वियसली उधर भी क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। ये 2019 में बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ है नहीं, बस जंक्शन खोज लेना है, वहाँ पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट वहाँ से भेज देना है, बस यही KCL, ठीक है। अब इसका यूज सर्किट में जब देखेंगे, तो जब सर्किट आएगा तो KCL और KVL दोनों यूज होगा, तो उस समय करंट का बंटवारा करने के लिए इस लॉ का हम लोग प्रयोग करेंगे। यानी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें KVL तो यूज होगा ही, लेकिन पहले KCL लगाइएगा तभी KVL लगाइएगा तो सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स का जो दूसरा लॉ है। क्या किरचॉफ्स का दूसरा लॉ, किरचॉफ्स का दूसरा लॉ है हमारा जिसका नाम है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, जो आप देखिएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखेंगे KVL, इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ, किस पे बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है ये भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड, है ना। ये जो लॉ है ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे ये लॉ आधारित है। जैसे हम लोग KCL देखे थे, KCL किस चीज पे आधारित था आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और ये किस पे आधारित है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए तो अब ये लॉ क्या बताता है, इसका सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझना होगा। देखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है भाई, तो स्टेटमेंट ये बताता है इस लॉ का कि हाँ, इसका एक नाम भी और भी नाम है, पता है ना, इसका नाम है KVL, या फिर इसको हम लोग लूप लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लूप लॉ या मेश लॉ, लूप लॉ या फिर क्या कहते हैं मेश, मेश का मतलब भी लूप होता है ना, इसका यही सब नाम है, लूप लॉ, मेश लॉ, या फिर KVL या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो आप कर दीजिए, ठीक है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये लॉ बताता है कि अगर किसी लूप में हम चलते हैं, अगर किसी लूप में हम क्या होता है चलते हैं, किसी भी लूप में अगर हम चलते हैं, यानी इन कंप्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ लूप द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज जीरो। मतलब क्या है कि किसी भी लूप में अगर आप चलते हैं तो उस लूप में जितना भी कंपोनेंट आपको मिल रहा है, चाहे वो सेल हो जाए, चाहे वो रेसिस्टर हो जाए, चाहे वो कैपेसिटर हो जाए, कोई भी कंपोनेंट मिल रहा है, सब के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है या वोल्टेज है, वो सब का सम जीरो हो जाएगा, सब का सम क्या हो जाएगा जीरो। यानी स्टेटमेंट क्या है भाई, स्टेटमेंट ये बता रहा है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज across the component of circuit, across the components of circuit, क्या बोल रहे हैं, जो अलजेब्राइक सम है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज का across the components of circuits, है ना, इज जीरो। across the components of circuit, हाँ एक चीज और लिखना जरूरी है, इन कंप्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ लूप, मतलब लूप बनना चाहिए, इन कंप्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ लूप,
इनकम्प्लीट ट्रांसवर्सल ऑफ लूप इज जीरो। मतलब अगर आप किसी लूप में चलते हैं, सर्किट में कोई भी लूप बना के चलते हैं, तो रास्ते में जितना भी कंपोनेंट मिला है, रेसिस्टर, सेल, कुछ भी मिले, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुछ भी मिले, सब के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसका सम आप जीरो कर दीजिएगा। उसका सम क्या कर दीजिएगा? जीरो। दैट इज आप क्या कह सकते हैं कि समेशन ऑफ वोल्टेज बराबर जीरो। पिछले लॉ में हम यही पढ़े थे क्या, कि समेशन ऑफ करंट बराबर जीरो। यहां पे क्या देखेंगे? समेशन ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर जीरो, है ना। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन क्या होगा आपका? जीरो होगा। कब? जब लूप में चलेंगे तो। जैसे मान लीजिए ना, सिंपल सी बात बता देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं। ये हो गया, है ना, और यहाँ पे एक रेसिस्टर ले लिए, ठीक है, यहाँ पे हम एक और रेसिस्टर ले लिए, देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पे हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है। इसका कैपेसिटी C मान लिए, इसका कैपेसिटी क्या मान लिए? C। अब आप कहिएगा कि आप चलिए लूप में, लूप लॉ लगा के दिखाइए वोल्टेज लॉ, तो देखिए क्या बताता है। इसका EMF E दिया हुआ है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, और उसका कैपेसिटी C है। अब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम हम मान लीजिए दे दीजिए A B C D। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन लूप ए, कैसे भी चल सकते, जैसे मन है वैसे हम चल रहे हैं, A B C D A, यानी A B C D A। लूप कंप्लीट हो गया। क्या देख लिया? A B C D A, लूप क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और लूप कंप्लीट हो गया तो लिखेंगे कि हम अब KVL लगा देते हैं, यूजिंग KVL। KVL का प्रयोग करके आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, KVL का यूज करके लिखिएगा, A से B पर आए, रास्ते में क्या मिला? बैटरी है, सेल। तो देखना होता है कि हम हायर टर्मिनल से, हायर पोटेंशियल से लोअर में आ रहे हैं कि लोअर से हायर में आ रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ A से B पे चले तो लोअर से किस में आ रहे हैं? हायर में। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस से हायर में आ रहे हैं, तो उसको प्लस में रखेंगे, उसके वोल्टेज को, ठीक है। अब देखिए, जब इधर आ रहे हैं ना, तो इसमें हमको ये पता नहीं है कि हम करंट किधर बह रहा है। तो अभी हम मान लेते हैं कि करंट इधर बह रहा है। अपने सुविधा के लिए हम मान लिए कि इस सर्किट में आई करंट क्या हो रहा है? बह रहा है। इस सर्किट में क्या हो रहा है? आई करंट बह रहा है। मान लिए कि स्टेडी स्टेट में नहीं है, वेरिएबल स्टेट में, बस लॉ लिखने के लिए इसका यूज किए हैं। तो प्लस ही ऐसे चल रहा है। अब रेसिस्टर पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है? इक्वल टू नहीं, रेसिस्टर पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है? V बराबर IR होता है। तो इस पर वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR1। लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में? तो देखना होगा कि हम करंट नहीं, हम किधर चल रहे हैं, हायर से लोअर चल रही है या लोअर से हायर। तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट हमेशा बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। मतलब यहाँ का पोटेंशियल हायर है और नीचे का पोटेंशियल क्या है? लोअर है। तो हायर से लोअर में आ रहे हैं, जब लोअर से हायर में आ रहे थे तो प्लस साइन लगाए। अब हम लोग हायर से कहाँ आ रहे हैं? लोअर में। तो लिखेंगे -IR1, ठीक है। अब फिर यहाँ चलेंगे हम, फिर देख रहे हैं कि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब इसको क्रॉस करते वक्त हायर से लोअर में चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आप निगेटिव में लीजिएगा। आप उल्टा भी मान सकते हैं, क्योंकि RHS में 0 है, IR2। आप फिर यहाँ चलिएगा। तो देखिए, ये चूंकि स्टेडी स्टेट में कह देंगे तब तो इससे कोई करंट नहीं बह पाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं स्टेडी स्टेट में नहीं है। तो इस पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? बोलिए, इस पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो क्या होगा? V = Q/C। Q बराबर C भी पढ़ा है ना, तो V = Q/C। तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे कि माइनस का? तो देखेंगे, तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो है माइनस वाला प्लेट होगा, और ये बैटरी का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो प्लस वाला प्लेट होगा। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे लूप में, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो हायर से कहाँ जा रहे हैं? लोअर में। तब पोटेंशियल का ड्रॉप निगेटिव होगा, तो -Q/C, और ये सब जोड़ के 0 होगा। ये सब जोड़ के क्या होगा आपका? 0। अभी 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे तो और अच्छे से समझिएगा। मतलब लूप में चलेंगे और रास्ते में जितना भी कंपोनेंट मिल गया हमको, रास्ते में जितना भी कंपोनेंट हमको मिल गया, सब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 कर देना है, जोड़ के। कहिएगा माइनस का साइन क्यों लगाए? तो जोड़े ही हैं, बस इसको -IR1 लिखे प्लस, और यहाँ -IR1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए, साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ना साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइन कन्वेंशन और कुछ कुछ रूल बताएंगे, उसके बाद और क्वेश्चन हम करेंगे। साइन कन्वेंशन देखिएगा, साइन कन्वेंशन एक ही है भाई। अगर हम हायर पोटेंशियल से कहां चल रहे हैं, अगर हम हायर पोटेंशियल से चल के लूप में जब चलेंगे तो देखेंगे कि अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ चल रहे हैं, हायर पोटेंशियल से कहां चल रहे हैं, लोअर पोटेंशियल के तरफ, तब हमारा साइन वोल्टेज वाला ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला निगेटिव में होगा। और अगर हम लोग कैसे चल रहे हैं भाई, लोअर पोटेंशियल से, कहां से, लोअर पोटेंशियल से अगर हम हायर पोटेंशियल की ओर चल रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से कहां चल रहे हैं भाई, हायर पोटेंशियल पे, तो हम लोग साइन प्लस का लगाएंगे। एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत आप देखे होंगे, लोअर से हायर चले तो प्लस लगाए, बाकी सब में हम लोग हायर से लोअर चल रहे हैं तो सब के पोटेंशियल ड्रॉप के आगे माइनस का साइन लगाएं। तो यही दो साइन कन्वेंशन है जो आपको आपका काम करा सकता है। अब देखिए फिर से बोलेंगे, सर्किट जहां जहां आएगा वहां वहां किरचॉफ्स यूज होगा। जैसे अगर हम रेसिस्टर को लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चलने का फेर है खाली, करंट तो अपने हिसाब से नहीं चलेगा, करंट पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, ये रेसिस्टेंस है। और करंट जब चलता है ना तो पता होना चाहिए आपको हायर पोटेंशियल से किधर चलता है, लोअर पोटेंशियल में। हम किधर चल रहे हैं, करंट तो फिक्स है कि सर्किट में एक डायरेक्शन में चल रहा होगा, हमको ये देखना हो कि हम किधर चल रहे हैं। तो अगर हम इधर चल रहे हैं, इधर, तो हम अपने आप को देखेंगे हम कैसे चल रहे हैं। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो देखेंगे कि हम हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं, तो इस पे जो वोल्टेज का ड्रॉप लिखिएगा ना वो लिखिएगा माइनस IR, क्या लिखिएगा। लेकिन अगर हम इधर चलने लगे, हम क्या हुआ, इधर चलने लगे, इधर इधर, मतलब यहां से यहां चलेंगे, तो यहां से यहां चलेंगे तो क्या देखिएगा आप, लोअर पोटेंशियल से हायर की ओर चल रहा है, क्योंकि करंट इधर बह रहा है ना। तो करंट के बारे में तो पता है कि करंट हमेशा हायर से लोअर में बहता, और हम उल्टा चल रहे हैं, तो हम ऐसे चल रहे हैं तो हम चलने लगे हायर से लोअर, तब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, प्लस IR, क्या होगा, बस चलने का फेर है। करंट अपने हिसाब से चलेगा, हम कैसे चल रहे हैं उस हिसाब से ये साइन लगाएंगे। अगर इस सर्किट में हम ऐसे चलते ना तो ये साइन माइनस होता, बाकी सब क्या होता, प्लस होता है ना। ये देखना होता है साइन कन्वेंशन। ये हुआ रेसिस्टेंस में। अब मान लीजिए कि आप कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटेंस में देख लीजिएगा, ये मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, निगेटिव प्लेट। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर में जा रहे हैं, तो लिखेंगे -Q/C। मान लीजिए कि चार्ज Q है इस पे, और अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं, हम क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल का ड्रॉप प्लस। कैपेसिटर वही है, बस हमारे चलने के हिसाब से साइन बदलता है, इसलिए इसका नाम है साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब होता है सुविधा, हम अपने सुविधा के हिसाब से साइन लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आप कहिएगा सेल में, तो सेल में लगाना बहुत आसान है। सेल में लगाते वक्त, ये दोनों में लगाते वक्त, सेल और कैपेसिटर में लगाते वक्त करंट का डायरेक्शन जरूरी नहीं है। करंट का डायरेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, करंट का डायरेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट है ना। करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें करंट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे खाली देखना है कि कैसे कैसे जा रहे हैं। लेकिन रेसिस्टर में जब चलेंगे तो रेसिस्टर में चलते वक्त ये ध्यान देना होगा कि करंट का डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, करंट का डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे चलते वक्त करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। करंट का डायरेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। रेसिस्टर में तो करंट बहेगा ना, तो देखेंगे कि हम किधर चल रहे हैं, लेकिन सेल या बैटरी में तो खुदे पता होता है कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर, करंट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम इसका EMF अगर E है, तो अगर हम सर्किट में चलते वक्त ऐसे चल रहे हैं तो लिखेंगे -E, और अगर ऐसे चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, +E। अब जितना भी बात सर्किट में था, जहां जहां यूज होगा हम बता दिए हैं। अब एक चीज इसमें छोड़ दिए हैं, इंडक्टर, जो हम पढ़ेंगे EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी इंडक्टर का आप लोग पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पढ़े हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, और वो है भी थोड़ा टिपिकल, क्योंकि वहां पे करंट का चेंज देखना होता है। लेकिन अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें रेसिस्टर आ सकता है, कैपेसिटर आ सकता है, सेल या बैटरी आ सकता है। तो रेसिस्टर में चलते वक्त करंट का डायरेक्शन देखना होगा, उसी हिसाब से हम साइन लिख सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर और
सेल में चलते वक्त हम लोग को करंट की डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, खाली डंडा देखेंगे, बड़ा वाला डंडा है कि छोटा वाला, प्लस साइन है कि माइनस साइन। अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं यानी हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस साइन, और लोअर से हायर आ रहे हैं तो कैसा साइन लिखेंगे हम, प्लस का साइन लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इतना बात ध्यान रख लिए तो आपको किरचॉफ्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ऐसे सिंपली हम लोग कहते हैं ना रेसिस्टर में, ये सब तो आसान है, कि अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। ऐसे हम याद करने के लिए कह देते हैं, बहुत सारे बुक में लिख दिया जाता है ये रूल, लेकिन ओरिजिनल रूल यही है साइन कन्वेंशन का। आप कहिएगा हम इसको उल्टा करके पढ़ेंगे, पढ़िए, हमको कोई दिक्कत, इसको प्लस कहिए, इसको माइनस कहिए, क्योंकि आरएचएस में हमारे पास 0 है तो साइन उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं और इसी को लेकर चलेंगे। तो बहुत सारे किताब के सॉल्यूशन में भी उल्टा पुल्टा काम करता है, हमको वो करना ही नहीं है। हम सीधे समझ लिए हैं कि ये वाला लगाएंगे और इसी से क्वेश्चन बनेगा। और विशेष रटना है तो ये बात याद कर लीजिए कि अगर रेसिस्टर आपके सामने है तो करंट के डायरेक्शन में चलिएगा तो माइनस का साइन लगाइएगा, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलिएगा तो प्लस का साइन। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण यही दोनों है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाइए। ठीक है, और ये सब लगाने के लिए कि केवीएल लगाने के लिए कंप्लीट लूप का होना जरूरी है। अभी तो हम अलग अलग कंपोनेंट तोड़ तोड़ के लिखने बताए हैं, लूप में ही ये लॉ लगता है, लूप लॉ या मेश लॉ हम इसको कहते हैं। ठीक है, लिख डालिए आप इसको। देखिए अब एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन है जो दिया गया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि I3 और R का वैल्यू आपको पता करना है, तो इसको हम लोग KVL लगा के ही बनाएंगे। KVL सीख भी जाएंगे और कैसे अप्लाई होता है ये सब आपको समझ में आ जाएगा, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो देखिएगा AB सब नाम दिया हुआ है, ABEFHG जो भी है, R वैल्यू है रेसिस्टेंस का। अब देखिए सबसे पहले हमको I3 पता करना है, सॉरी I3 नहीं, क्या पता करना है, I2 पता करना है। तो जब हमको I2 पता करना है तो हमको ये देखना होगा कि I2 कहाँ पे है सर्किट में। तो I2 आपको यहाँ दिखाई देगा, ये तो देख लिए। अब आपको लूप लॉ लगाने के लिए लूप चाहिए, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 3 लूप दिखाई देगा, 2 नहीं 3। 2 छोटा वाला लूप, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और एक बड़ा भी तो लूप बन रहा है। तो लूप हम इस हिसाब से चुनते हैं ना कि जो कंपोनेंट या जिस चीज का हमको काम है वो हमारे लूप में आ जाना चाहिए। अगर हमको I निकालना है तो I2 निकालना है, तो हम अगर मान लीजिए हम बड़ा वाला लूप ले लेंगे तो बड़ा वाला लूप में I2 आएगा ही नहीं, I2 निकलबे नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हम नीचे वाला लूप लेते हैं तो नीचे वाला लूप लेंगे तो थोड़ा समस्या क्या है कि I2 और R दोनों अननोन है, तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए होगा। मजबूरी अगर रहेगा तो ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास मजबूरी नहीं है, मेरे पास एक ऊपर वाला लूप है। इस ऊपर वाले लूप में अगर हम चलते हैं तो सब कुछ नोन है केवल I2 को छोड़कर, है ना। तो ऊपर वाले लूप में चल के और I2 का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे चलेंगे लूप में, जहां से मन है, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे ए से ही चलिए, नहीं, आपको जैसे मन है वैसे चल सकते हैं। अब आपका मन है भाई कि आप ए से चलिए, तो देखिए हम लिखेंगे यूजी, लिखेंगे कि आप इन लूप, कौन सा लूप में बात करेंगे, कोई भी लूप ले लीजिए ना ऊपर वाला, AEFBA, क्या लेंगे, AEFBA, इस लूप में चल लिए। अब देखिए ए से ई पे आए, कुछ नहीं मिला, कोई कंपोनेंट नहीं है, छोड़ देंगे इसको। ई से एफ में जाएंगे, तो ई से एफ में जाएंगे तो रास्ते में हमको क्या मिल रहा है, ये कंपोनेंट के रूप में सेल मिल रहा है। तो देखेंगे कि हायर से लोअर चल रहे हैं कि लोअर से हायर, तो हायर से लोअर मतलब प्लस और माइनस, मतलब हायर से लोअर में जा रहे हैं, तो हायर से लोअर में जाते तो अभी बताए माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे चल रहे हैं तो करंट इधर आ रहा है और हम अपोजिट में चल रहे हैं, यानी हम चल रहे हैं कैसे, हायर से लोअर, और करंट चल रहा है लोअर से हायर। सॉरी, हम चल रहे हैं कैसे, करंट चलता है हमेशा हायर से लोअर, ये तो फिक्स है, हम अपने आप को देखेंगे। तो हम कैसे चल रहे हैं भाई, करंट चल रहा है हायर से लोअर, और हम कैसे चल रहे हैं, लोअर से हायर चल रहे हैं, यानी हम अपने आप को देखेंगे। ऐसे भी बताए रेसिस्टर में चलते वक्त अगर हम लोग करंट के अपोजिट में चलते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस और I इंटू आर, मतलब क्या, I2 इंटू आर लिख दिए। हम इधर चल रहे हैं, करंट इधर चल रहा है, प्लस का साइन। ऐसे भी करंट चलता है हायर से लोअर और हम चल रहे हैं कैसे,
करंट चलता है कैसे, हायर से लोअर, और हम चल रहे हैं इधर से इधर, मतलब हम लोअर से हायर चल रहे हैं, तो लोअर से हायर में पोटेंशियल का ड्रॉप प्लस लेते हैं। फिर इधर गए, कुछ नहीं मिला, फिर इधर गए। अब देखिए, अब इसमें देखिएगा तो आप करंट के लॉन्ग ही चल रहे हैं, मतलब करंट भी हायर से लोअर चलता है और आप भी हायर से लोअर चल रहे हैं, तो आपको माइनस आई आर, आई कितना है भाई 0.5 और आर कितना है 2, और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी हम लोग हायर से लोअर से हायर में चल रहे हैं, तो +3। सारा कंपोनेंट निपट गया, फिर से ए पर पहुंच गए, जोड़ के क्या कर देंगे 0। अब इसको सॉल्व करना है, -4 और प्लस I2, और यहाँ पे R का वैल्यू तो 2 है ना भाई, यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखिएगा +2I2 और माइनस 0.5 इंटू 2 1 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा ये आपका -5 और +3 और +2I2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे लिखिएगा 2I2 इज इक्वल टू 2, तो I2 का आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। I2 निकल गया, कितना आ गया I2 1 एम्पियर। देखिए KVL हम लोग यूज कर ली, I2 का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया। अब हमसे R का वैल्यू पूछ रहा है, तो R निकालने के लिए किस लूप में चलेंगे, ऊपर वाले लूप में चलेंगे कि नीचे वाले लूप में। हम किसी में भी चल सकते हैं, क्योंकि हमको I2 भी पता चल चुका है। हम बड़े वाले लूप में भी चल सकते हैं, जहां माने वहां चल सकते हैं। तो देखिए इन लूप KVL यूज करेंगे और किस लूप में चलेंगे AHGBA, AHGBA है ना। अब क्या है भाई कि इस लूप में चलेंगे, A से H तक चले, ठीक है, कुछ नहीं मिला। जब यहाँ से यहाँ चलेंगे ना, तो हमको एगो करंट यहाँ पे मिसिंग है, ये वाला करंट। मान लीजिए ये करंट I3 है। अब आप कहिएगा ये I3 हम कैसे पता करेंगे, अभी बता देंगे पता करके हम थोड़ी देर में, लेकिन ऐसे ऐसे चले। अब देखिए करंट के तरफ ही चल रहा है ना, मतलब हायर से लोअर में चल रहे हैं, तो -I3 इंटू R। ऐसे चले, ऊपर गए, कुछ नहीं मिला। अब देखिए फिर यहाँ चले, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो रहा है -0.5 और इंटू R। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, IR है, I 0.5 है और R 2 है, और करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब हायर से लोअर चल रहे हैं, तो साइन माइनस का लगाए। और फिर सेल मिला रास्ते में, तो सेल मिला रास्ते में तो क्या कहाँ चल रहे हैं, माइनस से प्लस, मतलब लोअर से हायर, तो प्लस का साइन लगाएंगे। सब कंपोनेंट हो गया, सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ के 0 कर दिए। अब क्या है कि हमको R निकालना है, लेकिन हमारे पास I3 भी नहीं है, तो I3 कैसे निकालेंगे। तो देखिए यूजिंग KCL, क्या यूज करेंगे हम KCL यूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से KCL कैसे यूज होगा। यहाँ से 0.5 निकल के आ रहा है और यहाँ से I2 निकल के आ रहा है, और वही यहाँ एंट्री मार दे रहा है I3 में। मतलब इस जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट है वो क्या है 0.5 और प्लस I2, और यहाँ से जो एंट्री मार रहा है वो I3 है। तो 0.5 और I2 तो निकाल चुके हैं, कितना 1 बराबर I3, तो I3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1.5 एम्पियर। तो क्या लिख दीजिएगा 1.5 और इंटू R -1 + 3 इज इक्वल टू 0। तो हो गया -1.5 इंटू R और +2 इज इक्वल टू 0। तो 1.5 R इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तब R बराबर क्या हो जाएगा 20/15, मतलब 4/3 ओम हो जाएगा, 4/3 ओम हो जाएगा, है ना। तो KCL का यूज करके कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं ये आपको बता दिया गया। कुछ कुछ चीज आपको ध्यान रखना होता है, लूप कैसे लिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी लूप ले लिया और फंस गए। ध्यान रखना होता है कि ऐसा लूप लें कि हमको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, और नहीं तो कैलकुलेशन में ही उलझ के हम रह जाएंगे, ठीक है। और लूप इस हिसाब से लेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट है, जो मेरे काम का कंपोनेंट है, वो इक्वेशन में जरूर आना चाहिए, ठीक है। और कम कैलकुलेशन वाला लूप लेना है, समझ गए बात को। तो इसको आप नोट करिए, फिर और हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 ओम और 20 ओम वाले रेसिस्टर से कितना करंट बहेगा। लेकिन यहाँ पे करंट, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि करंट के डायरेक्शन को दिखा दिया गया था, इसमें करंट के डायरेक्शन को नहीं दिखाया गया है। तो हमको अपने आप से खुद से करंट के डायरेक्शन को एज्यूम करना होगा। उसके बाद हम लोग फिर पहले हम लोग KCL लगाएंगे और फिर KVL लगाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन यही है, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब जो करेंगे इसमें जितना भी चीज लगाएंगे वो सॉल्यूशन का हिस्सा होगा।
हम मान लिए कि करंट यहाँ, आप कहिएगा कि यहीं से क्यों, यहाँ से क्यों नहीं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, गलती नहीं होगा भाई, बोल रहे हैं। आई हो गया, मान लीजिए इससे आई करंट निकला, आई करंट निकला, इधर गया। इस जंक्शन पे जब आई करंट पहुंचेगा ना, तो इसको जाने के लिए दो रास्ता, एक तो इधर और दूसरा इधर। तो यहाँ पे करंट को बांटना होगा केसीएल से। तो हम मान लिए कि इधर I1 करंट गया होगा, तो इस इधर कितना करंट जाएगा, I माइनस I1, मतलब इस पूरे, अब देखिए I1 करंट इधर गया, यहां से I1 करंट, इस सब में कितना करंट बह रहा है I1, यहां से बहते बहते कितना करंट दिखाई देगा I माइनस I1। अब देखिए I माइनस I1 यहां पहुंचेगा और I1, तो देखिए I माइनस I1 और प्लस फिर I1 कट जाएगा, I करंट एंट्री मार लिया। कितना करंट एंट्री मार लिया, I करंट एंट्री मार लिया, हो गया। यानी करंट का बंटवारा हम सही कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, मतलब हमको I1 चाहिए और I माइनस I1 चाहिए, तब ना हम, क्योंकि 40 ओम से कितना करंट बह रहा है I1, 20 ओम से कितना करंट बह रहा है I माइनस I1, हमको यही दो चीज पता करना है। हमारे पास दो अननोन है, एक I1 है, एक I है, तो हर हाल में दो ही इक्वेशन चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। दो इक्वेशन कैसे लाएंगे, दो ठो लूप में चल के। लूप हमारे पास 3 है, कोई भी दो को चुन लीजिए आप, कोई भी दो को क्या कर लीजिए, चुन लीजिए। हम मान लीजिए कि हम कहेंगे क्या कि इन लूप सब लोग अपने अपने हिसाब से चले होंगे, हम चलते हैं ABCDA, ABCDA, इस लूप में चल लिए। समझ लीजिए बात को, कोई दिक्कत यहां तक। ABCDA, ए से जब भी लिखते हैं तो पोटेंशियल लिखते हैं, करंट नहीं लिखते हैं। पोटेंशियल का ड्रॉप 0 होता है। ये 80 वोल्ट दिया हुआ है इसका EMF। तो देखिए ए से बी पे चलेंगे, रास्ते में दो चीज मिला। अब देखेंगे बैटरी है तो कोई टेंशन नहीं है, बैटरी में 80 वोल्ट है, खाली देखना है कि प्लस से माइनस है कि माइनस से प्लस है। तो माइनस से प्लस है, मतलब लोअर से हायर में जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, प्लस 80 वोल्ट। क्या होगा, प्लस 80 वोल्ट। अब यहां से यहां जा रहे हैं तो करंट के तरफ चल रही है, ये नहीं भूलिएगा, यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग को याद करना पड़ेगा आपको। करंट के तरफ चल रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे IR, किस में लिखेंगे, माइनस में। तो क्या लिखेंगे, माइनस I कितना है उससे, I माइनस I1, और रेसिस्टेंस कितना है 20, ठीक है। अब यहां से चले और फिर देखिए ऐसे चल रहे हैं, रास्ते में 40 ओम मिला। रास्ते में जो 40 ओम मिला है, इस ब्रांच में हम लोग कैसे चल रहे हैं, इस ब्रांच में हम लोग चल रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग प्लस IR लिखना पसंद करते हैं। तो प्लस I1 गुना 40 है ना, और फिर तो डी पे फिर तो पहुंच ही जाएंगे, बराबर क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0 हो गया। इक्वेशन तैयार हो गया, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। 80 और माइनस 20I और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20I1, सही है ना, कैलकुलेशन है ना। और प्लस क्या 40I1 बराबर 0, प्लस 40I1 बराबर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। अब तो बस इक्वेशन हम तैयार कर लेते हैं। 80 और माइनस 20I है, और ये 80 माइनस 20I और प्लस 60I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहां से, 60I1 है ना, और माइनस 20I इज इक्वल टू माइनस 80 है ना। 60I1 माइनस 20I इज इक्वल टू माइनस 80, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1। अब कहिएगा कि हम लोग को दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। अब एक इक्वेशन और कहां से लाएंगे, तो क्या करते हैं, अब एक लूप कोई भी और चुन लीजिए। हम बड़ा वाला लूप चुनते हैं, ABFEA, बड़ा वाला लूप। कौन सा लूप, बड़ा वाला लूप। इन लूप आप छोटा वाला भी ले सकते हैं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, और क्वेश्चन भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। ABFEA है ना, ABFEA लूप का नाम लिखना जरूरी है। अब लगा देंगे KVL। अब कहेंगे A से B में चल रहे हैं, A से B में चल रहे हैं, तो देखिएगा इधर सब लोग इधर देखिए, A से B में चल रहे हैं, तो हायर से लोअर की लोअर से हायर, लोअर से हायर, तो क्या लिखेंगे, प्लस 80। फिर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस I माइनस I1 और इंटू 20, माइनस I माइनस I1 इंटू क्या हो गया, 20। करंट के डायरेक्शन में चल रहे थे तो माइनस IR,
क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलने का क्या मतलब है कि हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं। और बी से सी पे गए, कुछ नहीं मिला, फिर यहां आए, कुछ नहीं मिला, अब ऐसे चलिए। अब देखिए फिर से हम करंट के डायरेक्शन में चलने लगे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चलने लगे हैं तो माइनस आई इंटू आर, और फिर हम लोग देखिए माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब क्या, या लोअर से हायर में चल रहे हैं तो क्या कहेंगे, प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। और फिर ए पर पहुंच गए, रास्ते में कुछ मतलब कितना कंपोनेंट मिला गिन लीजिए, 1 2 3 4, क्या हमारे सर्किट में 4 इक्वेशन में 4 चीज दिख रहा है, 1 2 3 और क्या 4, सबको जोड़ के क्या कर दिए हम, 0। लिखने पे नहीं ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए तो 80 और माइनस, अब सॉल्व कर लेंगे क्या, 20i और प्लस, तो खत्म हो गया, फिजिक्स शहीद हो गया, अब मैथमेटिक्स बचा है, ठीक है। 20i1 हो गया और माइनस 10i और प्लस 40 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये हो गया आपका 80 हो गया और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 और 40 भाई 120, कितना हो जाएगा, 120 हो गया। और ये 20i और ये क्या हो जाएगा 30i और प्लस 20i1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं 20i1 और माइनस 30i, 20i1 माइनस 30i इज इक्वल टू माइनस 120, इक्वेशन 2। अब आपके सामने 2 इक्वेशन मौजूद है, जैसे मन करे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जैसे मन करे, लेकिन सबसे अच्छा और फेवरेट तरीका हमारा यही होता है कि हम किसी एक को एलिमिनेट करना पसंद करते हैं। इसमें 3 से गुना कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 से, क्या करते हैं हम लोग, इसमें 3 से गुना कर देते हैं और इसमें किससे गुना कर देते हैं, 2 से। तो जैसे ही इसमें 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा वो वाला इक्वेशन, सॉल्व करते हैं। 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 180i1 और माइनस 60i इज इक्वल टू क्या, 8 या 24, 240। इसमें 2 से गुना करिएगा तो 60i1 और क्या 60i इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 40i होगा। ये क्या होगा आपका 20 दूनी 40, क्या हो गया ये 40i1, 2 से गुना कर रहे हैं, 30 दूनी क्या हो गया 60, तो क्या हो गया आपका 60i और क्या बच गया भाई, ये हो गया माइनस 240, सेम ही आ गया यहाँ। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व होगा, सॉल्व है चांस सॉल्व होने का। देखिए तो क्या बचेगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0, है ना, और ये प्लस माइनस खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया। और ये क्या बचेगा आपका, ये जो भी रहे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं क्या 140i1। अब बोलिए कि 140i1 बराबर 0, तो i1 बराबर क्या हो गया 0। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, i1 क्या हो गया 0। क्या करेगा ना, यहाँ पर वो मीटर लगा दे, कहेगा इस मीटर का रीडिंग बताइए, सारा क्वेश्चन को एक जगह ला कर दे देगा, कहेंगे रीडिंग क्या होगा मीटर का 0 होगा, तो i1 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया भाई। अब i1 जब 0 हो गया तो यानी कहने का मतलब क्या है कि I अक्रॉस 40 ओम बराबर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका एक और मतलब है कि इसका मतलब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये सब यहीं से D पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। कहिएगा ऐसा क्यों, तो जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना तभी उससे करंट नहीं बहता है। क्या कहेंगे यहाँ से हम D पॉइंट, ये हालांकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन बता देते हैं, D और C का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल होगा तभी यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा है, ठीक है। तो I1 क्या हो गया 0। अब हमसे यानी 40 ओम से पूछा था, बता दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है 20 ओम से, तो बहुत आसान है, तो क्या कहेंगे भाई यहाँ से I अक्रॉस 20 ओम क्या होगा, तो 20 ओम के कितना है वो I माइनस I1, कितना है वो I माइनस I1, तो I माइनस I1 है, तो हम लोग को यहाँ से क्या करना होगा I निकालना होगा, क्या करना होगा I निकालना होगा। तो I कैसे निकलेगा, अभी हमारे पास इक्वेशन पड़ा हुआ है, किसी में भी I1 का वैल्यू 0 रख दीजिए। देखिए किसी में भी I1 का वैल्यू हम क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो किसी में भी I1 का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि यही इक्वेशन है, इसी में I1 का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो I बराबर 4 आ जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा 4, है ना। तो लिखेंगे इसका मतलब ये है कि अगर I1 0 है तो I बराबर 4 होगा, I बराबर क्या होगा 4 एम्पियर।
कैसे लाए हैं, कहीं भी I1 का वैल्यू 0 पुट करिए, -20i इज इक्वल टू -80, माइनस माइनस कट जाएगा, I बराबर 4 आ गया, और I बराबर 4 आ गया तो ये तो 0 है ही ऑलरेडी, तो क्या कहिएगा 20 ओम के क्रॉस कितना करंट बह रहा होगा, 4 एम्पियर। कितना बह रहा होगा, 4 एम्पियर, है ना। यानी हमको दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ये पहला क्वेश्चन का जवाब है और ये दूसरा क्वेश्चन का जवाब है। 40 ओम के क्रॉस कितना करंट बह रहा है और 20 ओम के क्रॉस कितना करंट बह रहा है। तो 40 ओम के क्रॉस कोई करंट ही नहीं बह रहा है, ये कैलकुलेशन हमको बता दिया और कॉन्सेप्ट क्या क्या सीख गए, और 20 ओम से तो है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है तो थोड़ा और जटिल हो सकता है, आप कहिएगा इधर से करंट काहे निकाले, इधर से क्यों नहीं निकाले, तो इधरों से निकाल देंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं होना है, ठीक है। आंसर इतना ही आएगा सॉल्व करके। फाइनली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको तैयार रहना होगा और ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है, नहीं तो बहुत सारा बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने लगेगा, कैलकुलेशन लेंदी चला जाएगा। एक मेथड अपनाइए और उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको नोट करिए, फिर अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे, यानी किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको नोट करके आप विदा ले सकते हैं।